हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की बुक दिल्ली पुलिस जीएस की है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहला चैप्टर इतिहास है, जिसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और इसके आगे के क्वेश्चनों को आज हम लोग देखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया? तो इसका ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी, शिव स्कंद सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी और सिमुक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन के सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी साम्राज्य वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। उनका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा। जो सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश है, उनका जो शासन काल है 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक रहा। उसने शकों को हराया और पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शक शासक नहपान को हराया था। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने शक शासक नहपान को हराया था। उन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने दक्षिणा पथपति की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन राजा ने 125 ईस्वी के आसपास सातवाहन क्षेत्र को उसकी पूर्व की महानता में बहाल किया? तो ऑप्शन है गौतमीपुत्र, कृष्ण तृतीय, मिहिर भोज, राजराजा प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र। सातवाहन वंश के राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सातवाहन साम्राज्य को उसकी पूर्व की महानता से बहाल किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने सरकी, यवनों और पहलवों जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो थे, उन्होंने सरकी, यवनों और पहलों जैसे जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनको हराया था। उसने सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म को दक्षिणी भारत का रक्षण किया। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उन्होंने जो सनातन वैदिक आर्य थे, जो हिंदू धर्म के जो दक्षिण भारत के थे, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उनकी रक्षा जो किया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बालाश्री था। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे, उनकी माता का नाम बालाश्री था। उनके पुत्र वशिष्ठ पुत्र श्री पुलमवी ने उनका उत्तराधिकारी संभाला था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल लगभग 106 से 130 ईस्वी तक रहा। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों के सातकर्णी प्रथम की राजधानी क्या थी? जो सातवाहन के सातकर्णी थे, उनकी सबसे पहली राजधानी क्या थी? ऑप्शन है प्रभास पाटन, अनाहिलपुरा, अनाहिलपटन, प्रतिष्ठान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठान। सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी प्रथम की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के जो राजा थे सातकर्णी, उनकी प्रथम राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। यह औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पर बसा था। जो प्रतिष्ठान जो सातवाहन वंश की राजधानी थी, वो औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। सातवाहन वंश के राजाओं के ज्यादातर अभिलेख और सिक्के महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास से मिले थे। जो सातवाहन वंश के जो राजा थे, उनके ज्यादातर अभिलेख और जो सिक्के थे, वो महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान के पास से मिले थे। सातवाहन वंश के राजाओं का मूल निवास स्थान पश्चिमी भारत में था। जो सातवाहन वंश के जो राजा थे, उनका मूल निवास पश्चिम भारत में था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। जो सातवाहन वंश के जो संस्थापक थे, वो कौन थे? सिमुक। सातवाहन वंश के राजाओं को दक्कन में आंध्र भी कहा जाता था। जो सातवाहन वंश के जो राजा थे, उनको दक्कन में आंध्र भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है,
गौतमीपुत्र सातकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासक था? तो ऑप्शन है पल्लव, चालुक्य, शक, सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। जो गौतमीपुत्र सातकर्णी थे वो सातवाहन वंश के राजा थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के शासक थे। वह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शकों को हराया था। उन्होंने अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित किया था। गौतमीपुत्र जो सातवाहन वंश के राजा थे, उन्होंने शकों को हराया था और अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाया था। वह सातवाहन वंश का पहला ऐसा राजा था जिसने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम जोड़ा था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने नाम के साथ अपनी मां का नाम भी जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? जो अमरावती का वास्तुकला है उसको सर्वप्रथम किन शासकों के द्वारा संरक्षण प्राप्त किया गया? ऑप्शन है मौर्य राजवंश, सातवाहन राजवंश, नंद राजवंश, वाकाटक राजवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन राजवंश। अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। जो अमरावती वास्तुकला थी वो सर्वप्रथम सातवाहन राजवंशों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। जो सातवाहन राजवंश था वो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। जो अमरावती वास्तुकला थी उसको सबसे पहले सातवाहन राजवंश का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इसके बाद इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन है टका, पोटीन, जीतल, निष्क। तो इसका सही आंसर है पोटीन। जो सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके द्वारा जो तांबे का और चांदी का जो मिश्रण प्रयोग होता था उसको क्या कहते थे? पोटीन कहते थे। सातवाहनों द्वारा उपयोग किया जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन या पुट्टी कहलाता है। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ऐसा कौन सा भारतीय राजवंश है जिसने अपने शासकों के चित्र जो उनके जो शासक थे उनके चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? ऑप्शन है पेशवा, सातवाहन, राष्ट्रकूट, पांड्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। जो सातवाहन थे उन्होंने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश जो है उसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, शीशे, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा का प्रयोग होता था। जो सातवाहन वंश है उसमें राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। जो सातवाहन वंश के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया है। जो सातवाहन वंश के जो भी शासक रहे वो मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, नरसिंहवर्मन प्रथम जिन्हें मल के नाम से भी जाना जाता था राजवंश के शासक थे।
जो नरसिंह वर्मन प्रथम है जिन्हें मामल के नाम से भी जाना जाता था, वो किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन है चोल, पल्लव, चालुक्य, सातवाहन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के शासक थे। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है वो पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 630 ईस्वी से 668 ईस्वी तक शासन किया था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उन्होंने 630 से 668 ईस्वी तक शासन किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम को मामल महान पहलवान के नाम से भी जाना जाता था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उनको मामल, जो कि महान पहलवान कहलाता है, उसके नाम से भी जाना जाता था। उनके शासन काल में ही मामल्लपुरम महाबलीपुरम का निर्माण हुआ था। जो अभी महाबलीपुरम है उस समय मामल्लपुरम के नाम से जाना जाता था। नरसिंह वर्मन के ही शासन काल में जो मामल्लपुर है, जो अभी महाबलीपुरम के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन के ही शासन काल में हुआ था। उनके शासन काल में ही प्रसिद्ध पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंह वर्मन के ही शासन काल में पंचरथ का निर्माण हुआ था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उन्होंने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन को हराया था। उनके शासनकाल के दौरान चीनी यात्री वेनसांग ने कांचीपुरम का दौरा किया था। जो नरसिंह वर्मन प्रथम है उनके ही शासनकाल के दौरान जो चीनी यात्री वेनसांग है उन्होंने कांचीपुरम का दौरा किया। पल्लव वंश प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था जिसने 4वीं शताब्दी में कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में शासन किया था। जो पल्लव वंश है वो प्राचीन दक्षिण भारत का राजवंश था और इसने 4वीं शताब्दी में जो कांचीपुरम राज्य है उसकी स्थापना किया था और लगभग 600 वर्षों तक तमिल और तेलुगु क्षेत्र में शासन किया था। किसने? पल्लव वंश ने। अगला क्वेश्चन है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है सिंह विष्णु, नंदी वर्मन, कृष्णा, महेंद्र वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंह विष्णु। जो पल्लव राजवंश है उसके संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। जो पल्लव राजवंश है वो दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। जो पल्लव राजवंश है उनकी राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम में थी। नंदी वर्मन तथा महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के प्रमुख शासक थे। जो पल्लव राजवंश है उसके शासक कौन कौन थे? नंदी वर्मन और महेंद्र वर्मन। अगला क्वेश्चन है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था। कहाँ का सामंत था? ऑप्शन है कादम्बरों का, पल्लवों का, पांड्यों का, राष्ट्रकूटों का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों का। जो विजयालय है जो चेल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का संस्थापक था। विजयालय जो चेल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। जो विजयालय है वो अभी जो चेल वंश का संस्थापक है वो पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन है पल्लव, प्रतिहार, पाल, चोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लव। जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। जो 7वीं और 8वीं शताब्दी में जो पल्लव साम्राज्य है वो बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया।
पल्लवों ने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिणी भारत पर राज किया था। जो पल्लव थे उन्होंने तीसरी शताब्दी और 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया था। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। जो पल्लव राजवंश जब खत्म हुआ उसके बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। जो पल्लवों का अंतिम जो शासक था वो कौन था? अपराजित वर्मन। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया? ऑप्शन है चोलों द्वारा, पांड्यों द्वारा, चालुक्यों द्वारा, पल्लवों द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पल्लवों द्वारा। जो तमिलनाडु में स्थित महाबलीपुरम है उसकी जो इमारत है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। जो तमिलनाडु का महाबलीपुरम है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह समूह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या बनाया गया था? ऑप्शन है कुरु, वत्स, मत्स्य, मगध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मगध। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन मगध में बना था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो प्राचीन मगध में बना था। यह बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में स्थित है। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना जो हुई थी वो गुप्त वंश के जो शासक थे कुमारगुप्त, उन्होंने 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल माना जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता था। यहाँ कई विषय पढ़ाए जाते थे जैसे कि बौद्ध सिद्धांत, गणित, तर्क शास्त्र, व्याकरण, भारतीय दर्शन और खगोल विज्ञान। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे जैसे बौद्ध सिद्धांत, गणित, तर्क शास्त्र, व्याकरण, भारतीय दर्शन और खगोल विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बुधगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी तक इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के सबसे महान शासकों में से एक थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो गुप्त वंश के सबसे महान शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शकों को हराने के बाद सकारी और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की थी। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उन्होंने गुजरात के जो शक थे उनको हराने के बाद सकारी और विक्रमादित्य जैसी उपाधियां धारण की थी। उनके शासनकाल में साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए एक आदर्श राजा के रूप में जाना जाता था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे जो उनका जब शासनकाल था तो उनका साम्राज्य जो था वो अपने चरमोत्कर्ष पर था और उनकी जो उदारता, साहस और विद्वानों के संरक्षण के लिए आदर्श राजा के रूप में जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है,
प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिशेर निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस गुप्त सम्राट के दरबारी कवि थे? जो प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं हरिशेर, वो किस गुप्त शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। हरिशेर गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। जो हरिसेन है, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है, वो गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, राजनीतिज्ञ और सरकार के मंत्री थे। हरिशेर चौथी शताब्दी के संस्कृत कवि थे। जो हरिशेर थे वो चौथी शताब्दी के संस्कृत कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसको इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के नाम से भी जाना जाता है। यह गुप्त काल के राजनीतिक इतिहास को जानने के लिए एक अहम अभिलेखीय साक्ष्य है। जो गुप्त काल के जो भी राजनीतिक इतिहास है, उसको जानने के लिए एक जो प्रयाग प्रशस्ति है, वो एक अहम अभिलेख साक्ष्य के रूप में है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। जो समुद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी भी थे। इतिहासकार V.S. स्मिथ ने इस समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। जो समुद्रगुप्त है, उनको भारत का नेपोलियन किसने कहा था? V.S. स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों को किस वर्ड से उत्पन्न माना जाता है? जो गुप्त है, उनको किस वर्ड से उत्पन्न माना जाता है? ऑप्शन है वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैश्य। गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे। जो गुप्त लोग हैं, उनकी उत्पत्ति के बारे में जैसे कुछ विद्वान लोग हैं, उन लोगों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जो गुप्त है, वो मूल रूप से वैश्य थे। स्मृतियों के अनुसार नाम के उपरांत गुप्त शब्द का जोड़ा जाना वैश्यों की विशेषता थी। जो नाम के बाद जो भी टाइटल लगता है, उसमें जिसके साथ जो गुप्त शब्द जुड़ता था, उसको वैश्यों की विशेषता माना जाता था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, वो कौन थे? श्रीगुप्त थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन है समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो गुप्त वंश के राजा हैं समुद्रगुप्त, उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त भारत के महानतम राजाओं में से एक थे। जो समुद्रगुप्त है, वो भारत के महानतम राजा में से एक है। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। जो समुद्रगुप्त है, इनको 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, और समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी का पुत्र था। जो समुद्रगुप्त है, वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी जो थी इनकी माता, उनके पुत्र थे। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी में गद्दी संभाली थी। समुद्रगुप्त ने कब गद्दी संभाली थी? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। जो समुद्रगुप्त थे, इनको कविराज के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने कविराज की उपाधि भी धारण कर रखी थी। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद के स्तंभ पर हरिशेर द्वारा लिखित अभिलेख किस भाषा में है? जो इलाहाबाद का स्तंभ है,
उस पर हरिसेन द्वारा जो लिखी प्रयाग प्रशस्ति है वो किस भाषा में है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत, फारसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। हरिसेन द्वारा जो लिखित है प्रयाग प्रशस्ति वो संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी। इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन करता है। जो ये प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन द्वारा लिखी गई है, जो यह इलाहाबाद का शिलालेख है, इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यह गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। जो प्रयाग प्रशस्ति है वो गुप्त काल का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है। जो यह शिलालेख है वो कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। जो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में शासन किया था। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने उत्तरी भारत और मध्य भारत में शासन किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त का पोता था। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे वो गुप्त राजा घटोत्कच का पुत्र और गुप्त वंश के जो संस्थापक थे श्रीगुप्त उनका पोता था। चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गंगा क्षेत्र में किए गए गठबंधनों का कारण उन्हें महाधिराज की उपाधि मिली थी। जो चंद्रगुप्त प्रथम थे उन्होंने जो गंगा क्षेत्र में गठबंधन किए थे उसी के कारण उनको महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त वंश का राजा बना। जो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उनका जो पुत्र था समुद्रगुप्त वो गुप्त वंश का राजा बना। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? ऑप्शन है मृदंग, वीणा, तबला, सारंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वीणा। जो गुप्त शासक समुद्रगुप्त है उसने जो सिक्के चलाए थे उस पर वह कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया था? वो है वीणा। वीणा एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। जो वीणा है वो एक भारतीय तार वाला वाद्य यंत्र है। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों और शिलालेखों से पता चलता है कि वह एक कुशल कवि और संगीतकार थे। उन्हें कविराज, कवियों का राजा भी कहा जाता था। जो समुद्रगुप्त थे जो उनके द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए या जो भी शिलालेख थे उससे यह पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त थे वो कुशल कवि और संगीतकार थे और उनको कवियों का राजा भी कहा जाता था। वह एक महान प्रशासक और महान योद्धा थे। जो समुद्रगुप्त थे वह एक महान प्रशासक और महान योद्धा थे। समुद्रगुप्त ने मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने ही मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त ने उत्तर में 9 और दक्षिण भारत में 12 राजाओं को हराया था। समुद्रगुप्त ने जो उत्तर भारत है उसमें 9 और जो दक्षिण भारत है उसमें 12 राजाओं को हराया था। विंसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है,
नागर शैली का दशावतार मंदिर किस स्थान पर स्थित है? जो नागर शैली का दशावतार मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, गोरखपुर, देवगढ़, ललितपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगढ़। नागर शैली का दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। जो नागर शैली का दशावतार मंदिर है वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के देवगढ़ में है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर गुप्त काल में बना था। यह मंदिर जो है वो गुप्त काल में बना था। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। जो यह नागर शैली का मंदिर है उसके द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है कुमारगुप्त, देवगुप्त, स्कंदगुप्त, वेदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम को महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। जो कुमारगुप्त प्रथम है उनको महेंद्रादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नियोजित विश्वविद्यालय था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला नियोजित विश्वविद्यालय था। यह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह महायान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन जो है वो समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।